हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी पर। सीआरपीसी के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और यह एक पूरी सीरीज चल रही है हमारी, और इस सीरीज का यह चौथा पार्ट है। और इसके पहले हमने तीन पार्ट में इसको हमने आपको प्रोवाइड किया है वीडियो, और यह इस सीरीज का चौथा पार्ट है। सीआरपीसी में हम कई पार्ट में पूरी सीआरपीसी को क्रम से कवर करेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले आईपीसी को, एविडेंस को, सीपीसी को, कॉन्ट्रैक्ट को और टीपीए को, इसी तरह से और भी जो विषय हैं जूरिस्प्रूडेंस को कवर किया है। और इसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो भी हिंदी भाषी जो राज्य हैं जहाँ की न्यायिक सेवा की परीक्षा में जो सिलेबस के हैं, उन सभी सब विषयों को हमने जो है कवर किया है। और ऐसा हमारा दावा भी है कि अगर आप इस सारे जो पार्ट हैं उनको कवर कर लेंगे तो प्री में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इतनी चीज़ों को इसमें शामिल किया है कि कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं और सब कुछ आसानी से आप कर लेंगे केवल हमारे वीडियो के माध्यम से। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो चौथा पार्ट है दंड प्रक्रिया संहिता का, सीआरपीसी का, इसके अंतर्गत कितने जो प्रश्न है, 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न इसमें बनते हैं और बनाए जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी शामिल किया है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है। तो धारा 108 को जब देखेंगे तो इसके अंतर्गत देखें तो इसमें जो है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूत, ये हेडिंग है धारा 108 की। और इसी के अंतर्गत अगर जो है आप पहले खंड का जो दूसरा उपखंड है उसको देखेंगे तो उसमें दिया है कि आईपीसी की धारा 292 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए अगर कोई व्यक्ति बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, रखता है, उसका आयात निर्यात करता है या उसको विक्रय करता है, तमाम चीज़ें हैं। अगर इस तरह की अश्लील वस्तुओं का कोई व्यक्ति कार्य करता है उसके संदर्भ में, तो धारा 108 के तहत कौन जो है यहाँ पर बंधपत्र की अपेक्षा करेंगे, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और अगर यह पूछा जाता है कि कितनी अवधि के लिए वह बंधपत्र की मांग करेंगे, तो वह अवधि की जो है कितनी होगी, 1 वर्ष होगी, क्योंकि धारा 108 के अंतर्गत सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। जबकि धारा 106 और 107 को हमने देखा था पिछले प्रश्नों में, वहां पर परिशांति के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार अर्थात सदाचरण की बात हो रही है। धारा 108, 109, 110 यहाँ पर सदाचरण के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। तो 109 के अंतर्गत सदाचरण के लिए जो प्रतिभूत की मांग की जा रही है, कैसे व्यक्ति से, तो जो व्यक्ति संदिग्ध है, तो उससे जो है यहाँ पर पूछा गया है कि बॉन्ड अधिकतम कितनी अवधि के लिए, तो अधिकतम जो है 1 वर्ष के लिए, और यह प्रतिभुओं सहित हो सकती है या प्रतिभुओं रहित हो सकती है। और कौन व्यक्ति मांग कर सकता है, तो आपको यह ध्यान रखना है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो अगर यह परिशांति वाला चैप्टर से अगर कहीं से पूछा जाता है, खास करके इधर धारा 106 से लेकर के 110 के बीच में, तो आप 106 जो है इसमें दोष सिद्धि पर परिशांति की मांग की परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाता है, तो वह जो है सत्र न्यायालय या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा 106 में। बाकी यह जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वह 107, 108, 109 और 110 इन 4 धाराओं के अंतर्गत अगर प्रतिभूत की मांग करेंगे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि धारा 106 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए जो है परिशांति बनाए रखने के लिए जो है भरवाया जाता है बॉन्ड। जबकि 110 को जब देखेंगे इसके अंतर्गत भी जो है 3 वर्ष के लिए। और दो अंतर और है कि 106 के अंतर्गत प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र भरवाया जा सकता है, जबकि 110 के अंतर्गत जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनसे जो है प्रतिभुओं सहित बंध पत्र निष्पादित कराने का आदेश दिया जाता है। तो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत लेने संबंधी उपबंध धारा 109 के अंतर्गत दिए गए हैं, और इसके अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिभूत के रूप में बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश संदिग्ध व्यक्तियों को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचरण के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत मांगी जा सकती है। तो धारा 110 बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से जो अभ्यासिक अपराधी हैं अर्थात जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो लगातार अपराध करते रहते हैं, उनसे जो है सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में भी देखा
कि धारा 110 से कितने प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। पहली बात, आपसे मजिस्ट्रेट की बात पूछ सकता है, तो कौन होगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दूसरी बात, यहाँ पर जो बंधपत्र भरवाया जाता है या जो प्रतिभूत की मांग की जाती है, कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। तीसरी बात इसमें है कि यह प्रतिभूत जो होगी, जो बंधपत्र भरवाया जाएगा, वो प्रतिभुओं सहित होगा या प्रतिभुओं रहित होगा? तो प्रतिभुओं सहित होगा, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो यह 3-4 बातें जो हैं, और चौथी बात यह है कि यहाँ पर किस कार्य के लिए? तो परिशांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? सदाचार के लिए। धारा 110 के अंतर्गत सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। तो इतनी बातें जो है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है और सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अपराध का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए, इस तरह का आदेश देता है। तो 110 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है, कैसे व्यक्तियों को? जो लुटेरा है, गृहभेदक है, चोर है, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने वाला है, अपहरण व्यपहरण, छल रिष्टि या इस तरह के कोई अपराध करता है, तो उसको जो है, अगर एक से अधिक बार अपराध करता है तो उससे जो है सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ अपराध के नाम दिए गए हैं। औषधि प्रसाधन अधिनियम, और इसी के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इस तरह के जो अपराध हैं, इनके तहत भी अगर वो अपराध कई बार करता है या बार बार करता है, तो उसके लिए जो है उसको बंधपत्र जो है भरवाया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम शामिल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसे कोई व्यक्ति अभ्यासता करता है या उसका प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो उसको जो है 110 के तहत बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दिया जाएगा। तो औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराध है, विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिनियम के अधीन अपराध, कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि अधिनियम के अधीन कोई अपराध है, खाद्य अपमिश्रण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम। तो इतने प्रकार के यहाँ पर कानून बताए गए हैं। इनसे संबंधित भी अगर कोई व्यक्ति अपराध लगातार करता है, बार बार करता है, तो उससे जो है सदाचरण के लिए प्रतिभूत की मांग की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूत के बारे में असत्य है? तो अगर इस प्रकार से सत्य और असत्य के बारे में पूछा जाए, तो इसको सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसमें पहला देखते हैं कि केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। तो 110 के अंतर्गत जो है हम जब देखते हैं तो वहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो है ऐसा आदेश जारी करने का जो है अधिकार है, यह सही है। दूसरा है कि ऐसे बंधपत्र प्रतिभुओं सहित होना चाहिए। तो 110 के अंतर्गत जैसा हमने देखा कि 3 वर्ष के लिए और प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि ऐसा बंधपत्र प्रतिभुओं रहित हो सकता है, तो यही जो कथन है यह असत्य है, और ऐसा बंधपत्र 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। एक आभ्यासिक अपराधी सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत वह होता है। तो यहाँ पर आभ्यासिक अपराधी किसे कहा जाएगा? तो ऐसा अपराधी जो कि धारा 110 में वर्णित अपराध करता है और जिसके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो, वही व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी समझा जाता है। नेक्स्ट है, धारा 116 के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से कितने दिनों के अंदर पूरी की जाएगी? तो 116 को देखेंगे तो 116 के अंतर्गत है इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। कौन से इत्तिला? यही जो धारा 106 से लेकर 107 से लेकर 110 तक के बीच में जो अपराध घटित हुए हैं, तो उन अपराधों के बारे में जांच होगी, वह किस धारा के तहत की जाती है? तो धारा 116 के तहत। और ऐसी जो जांच होगी वह 6 महीने के भीतर, तो जिस तारीख को वह शुरू की गई है उसके 6 महीने के भीतर उसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु सीआरपीसी की अध्याय 8 के अधीन जांच के बाद किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है। तो अध्याय 8 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह कौन सी धनराशि होगी जिसके लिए उसको प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दिया जा सकता है? तो ऐसी जो धनराशि होगी वह उस रकम से अधिक नहीं होगी जो कि धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। तो 111 के अधीन क्या होता है
कि जो धारा 105 107, 8, 9 और 10 के अधीन जो अपराध किए जाते हैं, उन्हीं अपराधों के लिए यहाँ पर आदेश जो दिया जाता है, चाहे वो प्रतिभूत की मांग हो, चाहे बंधपत्र की मांग हो, तो 111 के तहत वह आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है धारा 122 सीआरपीसी के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो 122 के अधीन जो है, अगर कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो कैसी प्रतिभूत? यही जो परिशांति भंग करने या सदाचरण बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूत की मांग की जाती है, तो ऐसी व्यक्ति अगर प्रतिभूत को देने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो कारावास की अवधि होगी वह अधिकतम 3 साल होगी, अर्थात उसको अधिकतम 3 वर्ष के लिए कारागार में डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर जो कारावास होगा यह कैसा होगा? यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यह पूछ क्या रहा है, परिशांति या सदाचरण? क्योंकि परिशांति के मामले में परिशांति रखने के लिए प्रतिभूति देने में अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है, तो वहां पर जो कारावास होगा वह साधारण होगा या सादा होगा। कहाँ बताया गया है? तो धारा 122 का 7वां खंड में। लेकिन अगर यह पूछा जाता है कि सदाचरण के लिए अगर प्रतिभूत की मांग की गई है और कोई व्यक्ति सदाचरण के लिए प्रतिभूत की मांग किए जाने पर उसको देने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो कारावास होगा वह कठोर या सादा हो सकता है। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, परिशांति या सदाचरण है। धारा 125, तो धारा 125 पहली बात तो यह अध्याय जान लीजिए, तो अध्याय 9 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है और यह भरण पोषण से संबंधित है। अब इस पे प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस अध्याय से। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है। तो वह किसको मासिक भत्ता देगा? जो उसके हों वयस्क विवाहित पुत्री, तो विवाहित पुत्री है और वयस्क भी है तो इसको नहीं दिया जाएगा, बहन को भी नहीं दिया जाएगा, भाई को भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि पिता माता को दिया जाता है। अब हम 125 में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है जिनके लिए कोई व्यक्ति भरण पोषण भत्ता प्रदान करेगा। तो अपनी पत्नी हो गई जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या धर्मज या अधर्मज संतान जिसमें विवाहित पुत्री नहीं आती है, जो किसी शारीरिक या मानसिक कारण असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों। तीसरा है कि अवयस्क धर्मज चाहे अधर्मज संतान जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। और चौथा इसके अंतर्गत माता और पिता आते हैं, तो इनका भरण पोषण करने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य होता है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए कौन आदेश कर सकेगा? तो आदेश जो है हमेशा यह ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, यही जो है अध्याय 9 के अधीन भरण पोषण के लिए आदेश देते हैं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के किस अध्याय में भरण पोषण के लिए आदेश दिया जा सकता है? तो अध्याय 9 सबसे पहले ही हमने देखा कि भरण पोषण से संबंधित अध्याय 9 है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। तो 125 के तहत मजिस्ट्रेट को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? पहली बात, मजिस्ट्रेट कौन होगा? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। तो अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, तो यही सही होगा। अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों को व्ययों को प्रदान करने की शक्ति नहीं है, तो यह गलत है। इसमें पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दावा जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? वही बात जिसका भरण पोषण करने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य है। दोनों बातें एक ही हो गई। तो 125 के अंतर्गत 4 व्यक्ति बताए गए हैं, इनका भरण पोषण करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, या स्वयं ये जो है किसी को बाध्य कर सकते हैं कि वह उनका भरण पोषण करे। अब पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो, तो ऐसी जो महिला है वह अपने पति को बाध्य कर सकती है कि वह उसका भरण पोषण करे। दूसरा है कि केवल पत्नी के द्वारा, न कि विवाह विच्छेद कर लेने वाली ऐसी पत्नी जिसने पुनः विवाह किया है।
तो यह गलत है, क्योंकि विवाहिता स्त्री और तलाकशुदा स्त्री भी जो है दावा करेगी, लेकिन उसने अपना दूसरा विवाह न किया हो। तो इस विकल्प में पहला विकल्प ही सही होगा। और किसी 5 वर्ष के बालक को उनके माता पिता की सम्मति के बिना भगा कर ले जाना, तो यहाँ पर यह सब गलत है, बल्कि पहला विकल्प ही सही है। तो सीआरपीसी की धारा 25 के 125 का जो पहला खंड है, उसके अनुसार पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, और पत्नी के अंतर्गत वह स्त्री भी आती है जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन एक व्यक्ति भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। तो किसका भरण पोषण करने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है? अपनी पत्नी के, चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो। तो यही जो है, इसी का भरण पोषण करने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। अगर वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है तो उसका भरण पोषण करने की आवश्यकता नहीं है। और धर्मज या अधर्मज अवैध संतान है तो उसका भरण पोषण करने के लिए वह बाध्य है। धर्मज या अधर्मज संतान जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता के कारण वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, माता पिता, तो इन तीनों का भरण पोषण करने के लिए वह बाध्य है। लेकिन अगर कोई पत्नी है, वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है, या उसने पुनर्विवाह कर लिया है तलाक के बाद, या जो है किसी युक्त कारण के बिना वह अलग रह रही है, तो इन आधारों पर वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत विवाहिता पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन हैं, अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। महत्वपूर्ण केस है विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम। 125 से 27 के बीच में कई 3-4 केस हैं, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? तो कौन जो है भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता? तो वही जो 125 के पहले खंड में दिया गया है। विवाह विच्छेद हुई पत्नी जब तक कि वह अपना दूसरा विवाह नहीं कर लेती, अर्थात तलाकशुदा पत्नी है, जब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक वह दावा करती रहेगी। हमसे पूछा है कि कौन अधिकारी नहीं है? अविवाहित बहन। तो भाई बहन जो है यह दावा नहीं कर सकते कि उनका भरण पोषण किया जाए। बाकी दत्तक माता है जो गोद ली हुई है, अधर्मज अवैध संतान है, तो यह सब दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर पत्नी मांग कर सकती है, जो कि अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। माता या पिता हैं, यह भी मांग कर सकते हैं। और वयस्क विवाहिता पुत्री, तो अगर वयस्क विवाहिता पुत्री है तो यह जो है भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। और इसके बाद जो है अवयस्क अधर्मज पुत्री जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो यह भी दावा कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पत्नी, माता पिता और अवयस्क जो पुत्री है यह दावा कर सकती है, लेकिन वयस्क और विवाहित पुत्री है तो वह दावा नहीं कर सकती है। तो वही बात यहाँ है कि इसकी मांग पत्नी, माता पिता, धर्मज या अधर्मज, अवयस्क संतान, तो ये सब मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 खंड 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता है? तो एक पत्नी जो है नहीं मांग सकती, कब? जबकि वह जारता की स्थिति में रह रही है या आपसी सहमति से अलग रह रही है। इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर कोई महिला है तो वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। तो वही बात यहाँ है कि वह जारता में है, पारस्परिक सहमति से अलग है, पर्याप्त कारण के बिना अपने जो है अलग रह रही है, तो वह हकदार नहीं होगी। नेक्स्ट है, एक महिला अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। कब कर सकती है? अगर वह व्यभिचार अर्थात जारता में है तब वह नहीं कर सकती। पति के साथ रहने से इनकार करती है बिना किसी कारण के, तो भी वह नहीं कर सकती। आपसी सहमति से है तब भी नहीं कर सकती। उपेक्षित है अगर, तब वह भरण पोषण का दावा कर सकती है। नेक्स्ट है, केवल तलाक का अभिभावक एक मुस्लिम पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह किस केस में निर्णय दिया गया था? तो केवल तलाक का अभिभावक या केवल तलाक शब्द बोल देना, यह इस बात के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है
कि कोई व्यक्ति जो है वह अपनी पत्नी के जो भरण पोषण का दायित्व है उससे मुक्त हो जाए। तो यह केस था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, इसी मामले में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णीत धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णीत निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक रूप में नहीं दी जा सकती है। तो यह भी केस काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह केस था सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी का केस और यह है 1997 का केस। नेक्स्ट है, मुस्लिम माता पिता के बच्चे। तो क्या मुस्लिम माता पिता के बच्चे इस अधिनियम के धारा 125 के तहत या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं और वो हकदार हैं। नेक्स्ट है, किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म के हों? महत्वपूर्ण केस है मोहम्मद अहमद बनाम साहबानो बेगम का केस। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला तलाक पर या विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 का क्षेत्राधिकार क्या है? अब बढ़ गया है या खत्म हो गया है? तो यह जो है समाप्त कर दिया गया है एक तरह से, लेकिन एक बार जो है यह प्रश्न जब पूछा गया है तो इसके जो है यहाँ पर इसका विकल्प जो है पहला आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहला विकल्प माना कि यह इसको प्रतिधारित कर लिया गया है। तो इसको प्रतिधारित इस संदर्भ में कह सकते हैं कि उसको जो है 125 से अब 100 यह इस अधिनियम के तहत उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां पर प्रतिधारित कर लिया गया है। अगर 125 की बात करेंगे तो यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अब जो है यह कहाँ चला गया है? तो यह 1986 का जो अधिनियम है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, तो वह विकल्प के रूप में देखा जाएगा कि किस तरह का प्रश्न है और उसमें विकल्प क्या है, उसी के अनुसार आपको लगाना है। अगर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप प्रतिधारित ही लगाएंगे क्योंकि लोक सेवा आयोग ने यही माना है, पहला विकल्प ही। नेक्स्ट है, किस वाद में यह निर्णय दिया गया है कि एक व्यक्ति की पत्नी दूसरी पत्नी जिसके पति की पहली पत्नी जीवित है वह अपने पति से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है? तो खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य का केस है, काफी महत्वपूर्ण केस है। इसमें जो है अगर एक व्यक्ति है वह अपना दूसरा विवाह कर लेता है तो जो दूसरे विवाह की पत्नी है वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है जब तक कि जो पहली पत्नी है वह जीवित है और विवाह जो है न्यायालय के द्वारा शून्य नहीं कर दिया गया है। अगर पहली पत्नी मर जाती है या उसका विवाह शून्य हो जाता है तभी जो दूसरी पत्नी है वह भरण पोषण का दावा धारा 125 के तहत कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों में पत्नी से तात्पर्य कैसी महिला है? तो पत्नी से तात्पर्य ऐसी महिला है जो कि विधि के अनुसार विवाहित है और जिस महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है अर्थात तलाकशुदा महिला है और उसने दूसरा विवाह अभी तक नहीं किया है तो वह भी पत्नी शब्द के अंतर्गत आएगी 125 के संदर्भ में। और इसके बाद है जिस महिला का विवाह विच्छेद हो गया है परंतु उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो यह सभी महिलाएं 125 के संदर्भ में पत्नी शब्द के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत की जाने वाली कार्यवाही में साक्ष्य किस रीति से अभिलिखित किया जाएगा? तो 125 के तहत जो कार्यवाही होती है भरण पोषण की जो है इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया होगी और वहां पर जो साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा वह समन मामलों के लिए जो समन मामलों के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार उसको लिखा जाएगा। इसके बारे में प्रावधान धारा 126 में दिया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के किस धारा में भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है? तो सेक्शन यहाँ पर जो ध्यान रखना है 125 से लेके 128 तक में यह जो प्रावधान है भरण पोषण का वह किया गया है। तो इसमें जो है 125 में जो है भरण पोषण के बारे में प्रावधान बताया गया है कि कब उसका आदेश दिया जाएगा, कौन कौन उसका दावा कर सकते हैं, किस प्रकार का मजिस्ट्रेट है।
126 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है। 127 में जो है भत्ते में परिवर्तन के बारे में बात किया गया है और भरण पोषण के आदेश का जो प्रवर्तन है वह कैसे कराया जाएगा, तो वह 128 के तहत कराया जाता है। अब हमसे भत्ते में परिवर्तन की बात कर रहा है तो यह धारा 127 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किस आधार पर भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। अब भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन के बारे में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 127 के अंतर्गत, क्योंकि भरण पोषण से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित जो प्रावधान है वह धारा 125 से लेके 128 तक में दिया गया है। अब इन सभी धाराओं को जब देखेंगे तो धारा 125 में बताया गया है कि भरण पोषण जो है भत्ता किसको दिया जाएगा, कौन उसका दावा कर सकता है, कौन मजिस्ट्रेट होगा, और ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। जबकि 126 के अंतर्गत उसकी प्रक्रिया बताई गई है। 127 में भत्ते में परिवर्तन या भत्ते को कब रद्द कर दिया जाएगा, और 128 के अंतर्गत जो है भरण पोषण का आदेश का जो दिया गया है उसका प्रवर्तन कैसे कराया जाएगा, ये सारी बातें दी गई हैं। तो भत्ते में परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना, इसके संदर्भ प्रावधान 127 में दिया गया है। तो इसका जब तीसरा खंड देखते हैं तो उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जबकि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि स्त्री ने पुनर्विवाह कर लिया है, तब वहां भत्ते को रद्द कर दिया जाएगा या उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। स्त्री ने वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो कि पक्षकारों को लागू किसी व्यक्तिगत या स्वीय विधि, जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं, उसके अधीन अगर उस पर्सनल लॉ के अधीन कोई ऐसी धनराशि है जिसको अगर किसी महिला को दे दिए जाने पर जो भत्ता है वह उसका समाप्त हो जाता है, और उस महिला ने ऐसी जो पूरी धनराशि है उसको प्राप्त कर लिया है। उसके बाद तीसरा है कि जबकि महिला ने भरण पोषण के अपने अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग कर दिया है, तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर जो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने संबंधी उपबंध सीआरपीसी के किस अध्याय में दिया गया है। तो लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने संबंधी उपबंध जो है यह अध्याय 10 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश देने की शक्ति किसके पास है या कौन दे सकता है। तो अध्याय 10 के अंतर्गत जो पहली धारा है वह धारा 129 है। इसमें यह प्रावधान है कि सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना। तो जमाव को तितर बितर करने के लिए सिविल बल का प्रयोग किया जा रहा है। और 130 के अंतर्गत जो है जमाव को तितर बितर करने के लिए जो बल का प्रयोग है वह सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाता है। तो जमाव को तितर बितर 129 और 130 इन दोनों ही धाराओं में किया जाता है। अब 129 के संदर्भ में हम विकल्प को चेक करेंगे और 130 पे भी देखेंगे। तो 129 के अंतर्गत क्या है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का महासाधक अधिकारी, तो यहाँ पर यह दोनों ही 129 के तहत जो है यह आदेश दे सकते हैं। तो इस हिसाब से यह जो है 129 पर जा रहा है और चौथा विकल्प सही होगा, 1 और 2 दोनों। लेकिन 130 के अंतर्गत जब देखेंगे कि सशस्त्र बल के प्रयोग जमाव को तितर बितर करने के लिए किसके आदेश से दिया जा सकता है, तो वहां पर उच्चतर पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो कि उपस्थित हो। तो अब यह जो विकल्प पे डिपेंड करेगा कि वह किस धारा के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो धारा 129 के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में एसआई रैंक अर्थात उप निरीक्षक पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश दे सकता है। कैसे बल का प्रयोग, तो सिविल बल का। लेकिन सशस्त्र बल का प्रयोग जिसमें पीएसी आरएएफ ये सब आते हैं, उनका आदेश केवल उच्चतर पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो 130 के अंतर्गत 129 में कौन था, सिविल बल था। धारा 130 के अनुसार कोई जमाव जो अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता तो उच्चतर पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा सशस्त्र बल का प्रयोग करके उसको तितर बितर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जा सकता है। तो न्यूसेंस हटाने का आदेश जो है 133 के तहत दिया जाता है। अब 133 और 144 इन दोनों ही धाराओं को अगर एक साथ देखेंगे तो काफी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश वहां भी जारी किया जाता है और यहाँ भी दिया जाता है।
तो 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जा रहा है। लेकिन 144 के अंतर्गत क्या होता है कि अर्जेंट मामला होता है। अगर तुरंत आदेश न दिया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अर्जेंट मामला जो होता है वो 144 के तहत, इसीलिए 144 लागू होता है। 133 को कहीं कभी नहीं सुना जाता कि 133 लागू है। तो धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश कौन दे सकता है? तो आपको, अगर जहां भी पब्लिक न्यूसेंस या लोक शांति से संबंधित बातें आए, आपको 3 लोगों का नाम याद रखना है। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या सरकार के द्वारा नियुक्त, इस कार्य के लिए नियुक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो डीएम, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए कौन सक्षम है? तो अभी हमने देखा कि जिला मजिस्ट्रेट होता है और उपखंड मजिस्ट्रेट होता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो यहाँ पर केवल पहला ही होगा सही। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 133 को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहां पर नहीं होना चाहिए, यह पूछा गया है। तो जनता के अधिकार, लोक स्थान, यहाँ पर अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाने के लिए आदेश दिया जाता है 133 के तहत। लेकिन निजी स्थान और निजी व्यक्ति, यहाँ पर अगर जो है कोई इस तरह का डिस्टरबेंस है तो उसको हटाने के लिए आदेश नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित सशर्त आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह कथन क्या सही है या गलत है? तो 133 का जो दूसरा खंड है, खंड 2, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यही कथन सही है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है उपस्थित हो जाता है तो आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो अगर जिस व्यक्ति के विरुद्ध 133 के अधीन आदेश जारी किया गया है और ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जाता है और वहां पर वह कारण दर्शित करता है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले में मजिस्ट्रेट जो है साक्ष्य उसी प्रकार से लेगा मानो वह समन मामला हो। यह बिल्कुल सही है और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 138 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण के लिए स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी किया कर सकता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 139 है और यहाँ से बार बार जो है प्रश्न 139 से और 142 यह सेक्शन बेस केवल पूछे जाते हैं कि स्थानीय अन्वेषण से संबंधित जो धारा कौन सी है और व्यादेश किस धारा के तहत जारी किया जाता है। तो 139 के तहत जो है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? तो व्यादेश जारी कर सकता है धारा 142 के तहत। और कौन? तो वही मजिस्ट्रेट जो कि धारा 133 के तहत न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश देता है, तो वही मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर भी आदेश जारी कर सकता है। तो क्या इसमें प्रावधान है? तो 133 के अधीन आदेश जारी करने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है न्यूसेंस हटाने का, उसके विरुद्ध ऐसा व्यादेश जो है वह जारी कर देगा जैसा कि वहां पर अपेक्षित है उस खतरे को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मजिस्ट्रेट को लोक अपदूषण की पुनरावृत्ति, लोक अपदूषण या पब्लिक न्यूसेंस, इसे ही हिंदी में अपदूषण कहा जाता है, तो आपको हिंदी भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लोक अपदूषण की पुनरावृत्ति अर्थात अथवा निरंतरता का प्रतिरोध करने हेतु शक्ति नहीं है। तो 143 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? तो इसके अंतर्गत कोई जिला मजिस्ट्रेट आते हैं, कोई उपखंड मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त या सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यह तीनों आते हैं और हमसे पूछा गया कौन नहीं आता, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट।
आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि लोक शांति से संबंधित जितनी भी बातें हैं वहां पर कोई भी कभी न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देता है, बल्कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट देते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट से डीएम कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम कहा जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो ये सब आते ही हैं। नेक्स्ट है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो हमने पहले ही देखा कि अर्जेंट मामला है तो 144 के तहत, और सामान्य मामला है जिससे जो है न्यूसेंस हटाए जाने के लिए तो वह 133 के तहत दिया जाता है आदेश। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश की वैधता कितनी होती है? अर्थात 144 के तहत जब न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में डीएम, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है तो ऐसा आदेश जो है 2 महीने तक जो है वह प्रवर्तन में रहता है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको जो है 6 माह तक के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है, लेकिन राज्य सरकार इसको बढ़ा सकती है 6 माह से अनधिक, अर्थात 6 माह तक के लिए। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है। तो यह जो निर्णय है किस केस में दिया गया था? अर्थात अगर 144 के तहत अगर कोई आदेश दिया जाता है न्यूसेंस हटाने के लिए जो अर्जेंट मामले में, तो ऐसे आदेश से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में याचिका भी दायर की जा सकती है। यह निर्णय दिया गया गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, महत्वपूर्ण केस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है? तो यहाँ पर 144 से संबंधित 3 केस लगभग पूछे जाते हैं। एक तो हमने देखा जो है कि जो मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वह गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हो गया। दूसरा यहाँ से पूछता जाता है कई बार कि कौन सा इससे संबंधित है, यह उत्तर प्रदेश एपीयू की परीक्षा में लगभग 3 बार पूछा गया है। तो यह केस है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया का मामला 144 से संबंधित है। और इसी के साथ एक और केस आता है, उसको हम आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि सीआरपीसी की धारा 144 संवैधानिक है। तो यहाँ पर इसकी वैधानिकता का वही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया था। यह केस था मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर का। तो यहाँ से 3 प्रकार के जो है आपको केस हैं, तीनों प्रकार के अलग अलग निर्णय दिए गए थे। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्यवाही भी कर सकता है यदि तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार वांछनीय हो। तो इसमें किस आधार पर जो है एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है? तो पहला है विधिपूर्ण रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति के निवारण करने के लिए, यह सही है। मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के खतरे को रोकने के लिए, और इसके बाद आता है लोक शांति और प्रशांति में बाधा, बलवा, दंगा रोकने के लिए। तो इनमें से सभी या किसी एक आधारों पर जो है एक पक्षी सुनवाई की जा सकती है, जबकि यहाँ पर बहुत आवश्यक हो। नेक्स्ट है आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद का सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध करने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है शक्ति यहाँ पर किसके पास है? तो यह प्रश्न जो है 144 ए पर आधारित है। तो धारा 144 ए, और इसको जोड़ा कब गया है तो इसको भी ध्यान रखें, 2005 में इस धारा को जोड़ा गया है। अब अभी तक हम 133, 144, 130 इधर जो भी देखे थे उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट थे, उनकी आदेशिक कार्यवाही होती थी। तो उसमें जिला मजिस्ट्रेट भी थे, उपखंड मजिस्ट्रेट भी थे, और अन्य जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जिनको राज्य सरकार इस कार्य के लिए नियुक्त या सशक्त करे। लेकिन 144 ए के अंतर्गत आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण का प्रतिषेध करने की शक्ति है वह केवल जो है जिला मजिस्ट्रेट या डीएम के पास है। जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक समझता है तो वह इस पर रोक लगा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह चौथा पार्ट समाप्त हुआ सीआरपीसी का, और अभी तक हम कुल 200 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अब आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हम इसमें निरंतर जो है आपको वीडियो के माध्यम से पूरी सीआरपीसी को कंप्लीट कर देंगे, और किसी भी एग्जाम के लिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमारे अकेले वीडियो के माध्यम से। आप इसके साथ साथ केवल अपना BRED को रखिए सामने, उसको देखते रहिए और हमारे प्रश्नों को देखते रहिए। निसंदेह आप कहीं से भी किसी भी तरह से
जो डाउट है वो आपके खत्म हो जाएंगे और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका अधिकतम फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।